નમસ્કાર, વીટીવીની ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું અંકુર રાવલ. વર્તમાન સમયમાં કેન્સર એ મુખ્ય વૈશ્વિક અને પ્રાથમિક આરોગ્ય સમસ્યા છે, જેણે મોટી વસ્તીને અસર કરી છે. કારણ કે 18 મિલિયન કેન્સરના કેસોનું નિદાન થયું છે અને દર વર્ષે સમગ્ર વિશ્વમાં 9.6 મિલિયન મૃત્યુનો અંદાજ છે. રેડિયેશન થેરેપી એ સારવારનો અભિગમ છે જે ટ્યુમરલ કોષોને નુકસાન પહોંચાડવા અને તેમની વૃદ્ધિ અને વિભાજનને અટકાવવા માટે ઉચ્ચ ઉર્જા કિરણો અને કિરણોત્સર્ગી પદાર્થોની ઉપયોગિતા પર સંપૂર્ણપણે આધાર રાખે છે. અને તેનો ઉપયોગ એકલા અથવા તો અન્ય વિવિધ પ્રકારો સાથે સંયોજનમાં થતો હોય છે અને જે ઘણા વર્ષોથી કેન્સરની સારવારમાં અસરકારકતા દર્શાવે છે. ત્યારે આજના આધુનિક યુગમાં વિવિધ પ્રકારના કેન્સરની સારવાર માટે રેડિયેશન થેરાપીને એક મહત્વપૂર્ણ ઉપચારાત્મક સાધન માનવામાં આવે છે. ત્યારે રેડિયેશન થેરેપી કેટલી મહત્વપૂર્ણ હોય છે સારવારમાં, એનાથી કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ થાય છે કે કેમ, અને આ થેરેપી કામ કઈ રીતે કરે છે, કેટલી અસરકારક હોય છે, દર્દીએ કઈ કઈ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, આ તમામ બાબતે ચર્ચા કરીશું. અને એના માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે HCG કેન્સર હોસ્પિટલના રેડિયેશન ઓન્કોલોજી વિભાગના सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर समीर बाथम. समीर जी, वीटीवी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. समीर जी, आपसे पहले यह जानना है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कैंसर के उपचार में रेडिएशन थेरेपी की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन करें. जी, किसी भी कैंसर के इलाज के 3 मुख्य हमारे पास तरीके होते हैं. सबसे पहला सर्जरी, दूसरा होता है कीमोथेरेपी और तीसरा होता है रेडिएशन. हर कैंसर का इलाज इन तीनों के कॉम्बिनेशन से. कई कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें प्राइमरी मेन सर्जरी का रोल होता है, कई कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें हम रेडिएशन से ही बीमारी क्योर कर सकते हैं, और कई कैंसर ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ कीमोथेरेपी से क्योर कर सकते हैं. ज्यादातर कैंसर जो होते हैं, इन तीनों जो तरीके हैं रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ट्रीट किए जाते हैं. और रेडिएशन की जब मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं, मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं कि अगर 100 तरह के कैंसर होते हैं तो लगभग 70 ऐसे कैंसर होते हैं, या 70% प्लेसेस में कैंसर में कहीं ना कहीं रेडिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके डॉक्टर, किस प्रकार के कैंसर का इलाज आमतौर पर रेडिएशन थेरेपी से किया जाता है? जी, अगर मैं हेड टू टो, ऊपर से नीचे में बात करूं, ब्रेन ट्यूमर से लेके, जब ब्रेन ट्यूमर हैं, हम जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं, मुंह के और गर्दन के कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन, और खासकर गुजरात में हमारे यहाँ मुंह के और गर्दन के कैंसर बहुत कॉमन होते हैं. इसका कारण भी बहुत क्लियर है. हमारे यहाँ पर तंबाकू, मावा, इन सब का सेवन बहुत ज्यादा होता है. ये कैंसर बहुत कॉमन होते हैं जिनमें अगेन रेडिएशन का बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट रोल होता है. जब हम नीचे आते हैं तो महिलाओं में स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, अन्नली यानी फूड पाइप का कैंसर, पेट के कैंसर, ये काफी सारे ऐसे कैंसर्स हैं. महिलाओं में यूट्राइन सर्विक्स यानी गर्भाशय का मुख जो होता है उसका कैंसर, ये सारे ऐसे कैंसर्स हैं. प्रोस्टेट कैंसर, इन सभी में रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके डॉक्टर, कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी कैसे काम करती है वो भी बताइए. जी, रेडिएशन बेसिकली इसमें हम हाई एनर्जी एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं. एक्सरेज वैसे सभी जानते हैं कि एक्सरेज का यूजुअली जो यूज होता है वो हम लोग डायग्नोस्टिक में बीमारी पता करने के लिए यूज करते हैं. चेस्ट एक्सरेज वगैरह जो हम करते हैं, सीटी स्कैन्स वगैरह जो हम करते हैं, ये डायग्नोस्टिक एक्सरे होते हैं, ये लो एनर्जी के होते हैं. बट वही एक्सरेज को जब हम हाई एनर्जी में यूज करते हैं तो ये एक्सरेज, हाई एनर्जी एक्सरेज, कैंसर सेल्स को डायरेक्टली खत्म कर सकते हैं, और इस चीज को हम कैंसर के क्योर में यूज करते हैं. ओके डॉक्टर, आपने ये भी बताया कि मुंह के कैंसर और गले के कैंसर ज्यादातर आप देखते हो, लेकिन आपने ये भी बताया कि स्टमक में भी कैंसर हो सकता है, अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं. तो मुंह और गले की तो वजह है कि भाई वो बैड हैबिट्स है, इसलिए ये डिसीज उसको हुआ है. लेकिन जो स्टमक में हो रहा है कि और जगह पे हो रहा है, उसके कारण क्या हो सकता है? कैंसर के इन जनरल काफी सारे कारण होते हैं. जैसे टोबैको, हमारे भारत में हालांकि टोबैको से रिलेटेड कारण काफी ज्यादा देखते हैं, खासकर गुजरात में, जैसा कि मैंने आपको बताया. बाकी काफी सारे जो और कारण होते हैं उसमें हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारा खान पान कैसा है, किस तरीके का हम खाना खाते हैं. जैसे हमारे यहाँ तो उतना कॉमन नहीं होता, बट
वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह का उनका डाइट होता है, स्मोकी फूड, नॉन वेज वगैरह, रेड मीट, जो हमारे यहाँ उतना कॉमन नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। काफी सारे केमिकल्स का एक्सपोजर जो आजकल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम आजकल केमिकल से घिरे हुए हैं और ये सब कहीं ना किसी तरह के कैंसर कराते हैं। रेडिएशन का एक्सपोजर है और जेनेटिक और फैमिलियल कई ऐसे कैंसर होते हैं, जैसे कई बार आपको आश्चर्य होता होगा कि एक छोटे बच्चे को कैंसर क्यों है। इसने तो कोई व्यसन किसी तरह का इसको कोई ऐसा नहीं रहा होगा, बट काफी सारे कुछ चीजें हमारी जीन्स में होती हैं, कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं जो कैंसर करवा सकते हैं। अच्छा, अभी हम रेडिएशन थेरेपी की जो बात कर रहे हैं, तो कितने प्रकार की रेडिएशन थेरेपी तकनीकें उपलब्ध है और वे कैसे भिन्न है? जी, रेडिएशन हम जब बात करते हैं तो मोटा मोटा तो वैसे दो तरह की होता है। एक जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन बोला जाता है, जिसमें रेडिएशन बाहर से दिया जाता है, और दूसरा इंटरनल रेडिएशन यानी ब्रेकी थेरेपी होता है। ज्यादा कॉमन ऑफ कोर्स एक्सटर्नल रेडिएशन होता है और इसकी काफी सारी टेक्निक्स होती हैं। काफी साल पहले तक हमारे पास एक्सटर्नल रेडिएशन देने के लिए सिर्फ बेसिक कुछ मशीनें होती थी, जिनको कोबाल्ट मशीन्स कहा जाता था, जिनमें गामा रेज यूज की जाती थी। उसमें एक कोबाल्ट सोर्स होता था जिससे रेडिएशन दिया जाता था। जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट आए, नई नई तकनीकें आई, तब हमने लीनियर एक्सेलरेटर्स यूज करना शुरू किए। जब वो और इवॉल्व होते चले गए, जिसमें जैसा मैंने आपको अभी बताया था, हाई एनर्जीज एक्सरेज का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। इन को फर्दर एडवांस जब किया गया तो फिर हमारी कोशिश ये रही कि जब हम कैंसर को ट्रीट करते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम उस बीमारी को खत्म करें। हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि हम उस पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दें, और इसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए नई नई चीजें इवॉल्व की गई, नई नई चीजें डेवलप की गई। और उसमें रेडिएशन की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो सारा फोकस ये था कि कैसे हम हमारे रेडिएशन को ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा टारगेटेड बनाएं, ताकि रेडिएशन जो है सिर्फ ट्यूमर पे या कैंसर के आसपास ही जाए और उसके आसपास की जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनको रेडिएशन के डैमेज से हम बचाएं। तो इसी चीज के लिए नई नई रेडिएशन की टेक्निक जैसे IMRT, VMAT और अभी जैसे आजकल हम हेलिकल टोमोथेरेपी यूज करते हैं, ये रेडिएशन की नई नई एडवांस टेक्निक्स हैं जिनसे हम प्रिसाइज रेडिएशन दे सकते हैं, ताकि हम पेशेंट को ना ही सिर्फ क्योर कर सके बल्कि उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे सके। ओके। और अब डॉक्टर, ये सबसे अहम सवाल होगा कि क्या रेडिएशन थेरेपी के कोई दुष्प्रभाव है? यदि हाँ, तो वे क्या है और उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि यूजली लोगों में हमेशा रेडिएशन को लेके मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक बात मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि हाँ, दुष्प्रमाण या साइड इफेक्ट्स लगभग हर ट्रीटमेंट के, जब आपको सरदर्द होता है और आप एक सरदर्द की गोली लेते हैं, अगर आप उसका रैपर देखेंगे तो उस पे भी आप 100 तरह के साइड इफेक्ट्स देखेंगे। सेम वे रेडिएशन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जरूरी हमारे लिए उन साइड इफेक्ट्स को शुरू से अगर हम उनको समझते हैं कि ये चीजें, ये साइड इफेक्ट्स नहीं, एक नॉर्मल पार्ट है उस थेरेपी के, कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को रेडिएशन दे रहा हूं तो वहां पर कुछ चीजें नॉर्मली चेंज होंगी। इन चेंजेस को जब हम पहले से ही समझते हैं तो हम उसके लिए ज्यादा अवेयर होते हैं। हम उसके लिए जैसे हम किसी भी पेशेंट को जब बताते हैं ट्रीटमेंट की, और पर्टिकुलर जिस जगह पर हम रेडिएशन देने वाले हैं उस जगह पर उससे रिलेटेड कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, हम उनको पहले ही हमारे पेशेंट्स को समझाते हैं। उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसमें ऑफ कोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, ये तो हमें मदद करती ही हैं। बाकी एक प्रॉपर अवेयरनेस और केयर, ये सबसे की रोल प्ले करते हैं और ये हम हमेशा ध्यान रखते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अब कौन से कारण यह निर्धारित करते हैं कि कोई रोगी उसको रेडिएशन थेरेपी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है या नहीं? जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो सबसे पहला तो वो किस तरह का कैंसर है। ओके। ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर, उस बीमारी का स्टेज कैसा है, स्टेज ऑफ कैंसर, और ये किस जगह पर, शरीर के किस भाग में वो कैंसर है। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जिसके बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है कि किसी पेशेंट को रेडिएशन की जरूरत है या नहीं है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, वो काफी सारी बीमारी किस तरह की है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें हम पूरी तरीके से सिर्फ रेडिएशन से ही क्योर कर सकते हैं। अच्छा। ऐसी भी बीमारियां होती हैं और वो टाइप और स्टेज पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि हमें सिर्फ रेडिएशन ही देना है या हमें सर्जरी या कीमोथेरेपी या इनके
कॉम्बिनेशन को यूज करना है। ओके डॉक्टर, क्या आप रेडिएशन थेरेपी उपचार की प्रक्रिया को समझा सकते हैं? यह आमतौर पर कितने समय तक चलता है और सत्र कितनी बार निर्धारित होते हैं? जी, सो रेडिएशन इन जनरल यूजुअली जो है लोग मान के चलते हैं कि रेडिएशन हमेशा सिर्फ लंबा ही ट्रीटमेंट होता है, डेढ़ महीने तक चलता है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाँ, कई रेडिएशन ऐसे होते हैं जो 4 से 6 हफ्ते तक भी चलते हैं, बट जैसे जैसे हम हमारी रेडिएशन थेरेपी की साइंस में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, अब हमने देखा है कि कई रेडिएशन ऐसे भी हैं जो हम सिर्फ 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन कहा जाता है। SRS एक ऐसी टेक्निक है रेडिएशन की जिसमें हम एक सिंगल सिटिंग में रेडिएशन दे सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल सिटिंग में। SBRT करके एक टेक्निक होती है रेडिएशन की जिसमें हम 1 से 5 सिटिंग में बहुत हाई डोज रेडिएशन का डिलीवर काफी सेफली कर सकते हैं, जिसमें हमको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। बट ये इस पे निर्भर करता है, ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये काफी कुछ डिपेंडेंट होती है कि किस तरह की बीमारी है, किस स्टेज में है। तो ये चीजें उस पे निर्भर करती हैं। जहां तक है कि क्या स्टेप्स होते हैं या क्या प्रोसीजर होती है, तो जिस भी भाग को हमको रेडिएशन देना होता है, सबसे पहले हम उस पार्ट को फिक्स करते हैं जिसको इमोबिलाइज करना बोला जाता है, ताकि रेडिएशन जिस टाइम पे दिया जा रहा है वो हिस्सा मूव ना हो। अगर रेडिएशन देते टाइम वो हिस्सा मूव हो रहा है तो रेडिएशन प्रिसाइजली उस जगह पर जाएगा नहीं। सो सबसे पहले हम उसको इमोबिलाइज करते हैं, फिर हम उस पेशेंट का उस इमोबिलाइजेशन के साथ में, सेटअप के साथ में हम उनका एक सीटी स्कैन लेते हैं। जो आधुनिक रेडिएशन होता है वो सीटी, MR, पेट स्कैन, ये जो एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स हैं इनको यूज करके किया जाता है। फिर पूरा कंप्यूटराइज प्लान किया जाता है। हम टारगेट पूरा डिफाइन करते हैं कि ये पार्ट को हमको टारगेट करना है और किस किस हिस्से को रेडिएशन के दुष्प्रभावों से बचाना है। ये सारी चीजें आजकल कंप्यूटराइज प्लान होने के बाद फिर फाइनली पेशेंट मशीन पे जब जाता है तब भी हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो चीज हमने कंप्यूटर पर प्लान की है वो बिल्कुल एक्यूरेटली सब मिलीमीटर प्रिसीजन से, मतलब 1 mm भी हम इधर उधर नहीं चाहते कि हमारा जो हमने रेडिएशन प्लान किया है वो इधर उधर हो, और परफेक्टली हम रेडिएशन हमारा डिलीवर करते हैं। બિલકુલ। તો દર્શક મિત્રો, ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા ઉપર આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને આ ચર્ચાનો દોર પણ યથાવત રહેશે। રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। વેલકમ બેક। તો દર્શક મિત્રો, ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા ઉપર આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। કેન્સર અને કેન્સર કેવી રીતે મટાડી શકાય, કઈ કઈ ઉપચાર પદ્ધતિઓ છે અને એમાંની એક એટલે રેડિયેશન થેરેપી વિશે આપણે જાણકારી મેળવી રહ્યા છીએ અને એના જ માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયેલા છે ડોક્ટર સમીર બાથમ। समीर जी, अब क्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कोई हालिया प्रगति या उभरती प्रौद्योगिकियां है जो आपको विशेष रूप से रोमांचक या आशाजनक लगती है? जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि अभी हमारा रेडिएशन काफी बदल चुका है। रेडिएशन की टेक्निक्स काफी इवॉल्व हो चुकी हैं, इसमें काफी सारे नए डेवलपमेंट आ चुके हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आया है वो है प्रिसीजन का। हम आजकल अब ज्यादा प्रिसाइज रेडिएशन दे पाते हैं। जो पहले रेडिएशन दिया जाता था वो रिलेटिवली काफी ब्लंट होता था, उसमें काफी सारा हिस्सा जो है बीमारी के अलावा उसमें भी रेडिएशन का काफी डोज आसपास में जाता था, जिससे पेशेंट्स बहुत सारे साइड इफेक्ट्स सफर करते थे। आजकल हम जो प्रिसाइज रेडिएशन देते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम आसपास जिस बीमारी जहां पर है, जहां पर वो कैंसर है, उसके आसपास के हिस्से को हम पूरी तरीके से बचा पाते हैं। ऐसी जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई जिसका नाम था VMAT करके एक टेक्निक होती है, वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी और इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। ये रेडिएशन की ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं जो हमको बिल्कुल प्रिसाइजली रेडिएशन डिलीवर करने में मदद करती हैं, जिससे हम पेशेंट्स के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। जो और एडवांस हमारे पास एक मशीन आई है जिसको हम टोमोथेरेपी बोलते हैं, इससे भी हमको प्रिसीजन में और प्रिसाइज रेडिएशन देने में बहुत मदद मिलती है, जिससे हम रेडिएशन के पेशेंट्स का लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट्स की रिस्क को काफी हद तक कम कर पाते हैं। ओके। फर्दर जो मैंने आपको बताया, जो नई टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ 1 सिटिंग, 2 सिटिंग या 5 सिटिंग में रेडिएशन दे पाते हैं, ये रिलेटिवली नई चीजें हैं जिनसे पेशेंट्स के आउटकम में हमको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके डॉक्टर, अभी तो नई नई तकनीकी इसमें आ ही रही है, लेकिन सारा खेल तो इम्यून सिस्टम का ही रहता है। तो इम्यून को बढ़ाने के लिए क्या कोई तकनीक अभी डेवलप हो रही है?
इम्यूनिटी बढ़ाना के लिए तो जैसे फ्रैंकली जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, हालांकि ये रेडिएशन थेरेपी से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, पर हाँ कैंसर ट्रीटमेंट में आजकल इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारे साथी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आजकल उनके पास इम्यूनोथेरेपी करके एक नई चीज आई हुई है जो शरीर की इम्यूनिटी को ही कैंसर के सेल्स को मिटाने के लिए यूज करती है और इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग हैं और ये एक बहुत उभरती हुई चीज है जिससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट रिसेंटली देखने को मिले हैं। बिल्कुल। समीर जी, क्या आप कोई सफलता की कहानी या ऐसे मामले साझा कर सकते हैं जहां रेडिएशन थेरेपी ने रोगी के उपचार के परिणाम में महत्वपूर्ण अंतर लाया हो? जी बिल्कुल, मेरे ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनकी हर एक की अपनी एक स्टोरी रहती है पेशेंट की, बट कुछ एक पेशेंट हैं जो मैं कभी नहीं भूल पाता। कई साल पहले मैंने एक यंग लड़का, उस टाइम उसकी उम्र 16-17 साल थी, भावनगर से वो बिलोंग करता था और उनको एक कैंसर हुआ नाक के पीछे का हिस्सा जिसको हम लोग नेजोफेरिंक्स बोलते हैं और वो काफी एडवांस डिजीज थी। उनका उस टाइम हमने रेडिएशन से मेनली और साथ में कीमोथेरेपी दोनों के कॉम्बिनेशन से उसका ट्रीटमेंट किया जिसमें कोई सर्जरी नहीं की गई और आज काफी साल होने के बाद उस टाइम पे वो बच्चा काफी होपलेस था। जब आप 17 साल के एक बच्चे को बताते हैं कि उसको कैंसर है, क्योंकि 17 साल इतनी कम एज भी नहीं होती जब आप उनसे कुछ छुपा सको, तो उस टाइम वो काफी निराश था, उसको नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज वो पूरी तरीके से बीमारी उसकी मिट चुकी है, आज उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं और वो एक बहुत नॉर्मल और एक हेल्दी लाइफ जी रहा है। और ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने ट्रीट किया, जिनकी लाइफ इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरीके से बदल गई और वो आज भी जो है, अब ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें उनकी खुद की विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति का था, बट ऐसी स्टोरीज देख के हम खुद और हमारे काफी सारे जो पेशेंट आज ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको मोटिवेट कर पाते हैं। डॉक्टर, आपसे ये जानना था कि जो आपने बताया कि भावनगर का वो 22 साल का लड़का, तो कारण क्या था वहां उस भाग में कैंसर होने का? हालांकि वो जो कैंसर था नेजोफेरिंक्स जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे यहाँ इतना कॉमन खासकर गुजरात में नहीं होता। ये बीमारी ज्यादातर जो चाइना या कोरिया इन कंट्रीज में ये ज्यादा मिलती है। भारत में भी ये नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा कॉमन होता है। इसका ज्यादातर जो कॉमन कारण है वो एक वायरस होता है जिसको एप्स्टीन बार वायरस कहा जाता है। सो ये हमारे यहाँ उतना कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर मुंह और गले के जो कैंसर होते हैं वो टोबैको रिलेटेड होते हैं, ये वो नहीं था। बट हाँ, ये उन कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में था जिनमें ये बीमारी हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ओके, दर्शक મિત્રો, હજુ આગળ પણ આપણે રેડિયેશન થેરાપી વિશે ઘણી બધી જાણકારી મેળવવાની છે અને જે પહેલી વાર જો રેડિયેશન થેરાપી એ લેવાનું છે કે અથવા તો લઈ રહ્યા છે તો કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે, તમામ બાબતે આપણે જવાબ મેળવીશું। રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। વેલકમ બેક દર્શક મિત્રો, આપણે રેડિયેશન થેરાપી વિશે જાણકારી મેળવી રહ્યા છે અને કયા કયા પ્રકારની એ રેડિયેશન થેરાપી હોય છે અને અત્યારે કેટલો વિકાસ થયો છે આ ક્ષેત્રમાં, એ તમામ બાબતે જાણકારી મેળવી રહ્યા છીએ। હવે સમીરજી, आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जो पहली बार रेडिएशन थेरेपी से गुजरने वाला है? जी, ये भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ज्यादातर मरीज जब हमारे पास रेडिएशन के लिए आते हैं तो वो अपने दिमाग में पहले से ही काफी कुछ गलत धारणाएं लेके आते हैं। उनके दिमाग में काफी सारे डाउट्स होते हैं और उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उनके आसपास के सलाहकारों का। जब भी आप रेडिएशन के लिए अपने एक डॉक्टर से मिलने वाले हैं तो सबसे पहला आप अपने डॉक्टर पे पूरी तरीके से भरोसा रखिए, क्योंकि कैंसर कई तरीके का होता है, रेडिएशन कई तरह का होता है, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि एक मुंह के कैंसर का अगर हम रेडिएशन देने वाले हैं, उसने किसी और जगह के कैंसर के रेडिएशन का एक्सपीरियंस किसी से समझा और वो उस तरह के डाउट्स लेके आते हैं कि इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज, आप अपने डॉक्टर पे भरोसा कीजिए। वो जो आपको समझा रहे हैं कि ये हम ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, पूरी तरीके से आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। जो चीजें, और खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये चीजें और भी ज्यादा कॉमन हो गई हैं कि हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इनकी दी हुई सलाहों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इससे ज्यादा जरूरी है कि इस तरह का कोई भी आपके मन में प्रश्न है आपके इलाज से रिलेटेड, उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स से रिलेटेड और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप एक एक्सपर्ट से, एक डॉक्टर से ही पूछिए। आप जब ऐसा करेंगे तो आप ज्यादा
कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप जो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं उसके प्रति का एक नजरिया अलग होगा, आपके आउटकम्स जो है, आपके रिजल्ट जो हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे। बिल्कुल। और जब ये बीमारी आती है तो जो बीमार है वो तो टेंशन में आ ही जाता है, लेकिन उसका परिवार भी पीछे टेंशन में आ जाता है। तो रोगी और उनके परिवार रेडिएशन थेरेपी के वो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का सामना कैसे कर सकते हैं, वो बताइए। अगेन ये इसमें भी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को जब पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है, इलाज तो बहुत बात की बात है, तभी से उसका मनोबल लगभग जो है वो टूट जाता है। तो पहली स्टेज में जब पेशेंट से पहली बार मिल रहे हैं, जब उसको पता, हम ये खबर दे रहे हैं कि आज आपको ये बीमारी डिटेक्ट हुई है, उसी टाइम से हमको उसको प्रॉपर काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ना सिर्फ पेशेंट की बल्कि उसके घर वालों की भी। उनके घर वालों का भी मनोबल उतना ही अच्छा बना रहे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट डॉक्टर से या हॉस्पिटल में शायद थोड़ी देर रहेगा, बाकी टाइम वो अपने परिवार के साथ रहेगा। सो अगर परिवार की भी अप्रोच पॉजिटिव है, अगर हम इलाज या हॉस्पिटल में तब तक तो ठीक है, जब आप घर जा रहे हैं और घर में आपने एक नेगेटिव वातावरण या माहौल बना रखा है, तो वो पेशेंट को भी काफी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो इसके लिए पेशेंट का और उनके रिलेटिव्स का मनोबल हाई रहे, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे, उनकी सोच काफी पॉजिटिव रहे, ये चीजें काफी जरूरी हैं और इसमें डॉक्टर की काउंसलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। समीर जी, अब सबसे अहम सवाल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए एचसीजी अहमदाबाद की क्या खासियत है और यह अन्य केंद्रों से कैसे अलग है? एचसीजी कैंसर सेंटर अहमदाबाद 2011-12 से आज हम लोगों को 10 साल से काफी ज्यादा हो चुके हैं, और ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि हम गुजरात में एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव, जो एक पूरी कैंसर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव केयर होती है, ये पूरी एक छत के नीचे आपको एचसीजी कैंसर सेंटर अहमदाबाद में मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया, जो कैंसर ट्रीटमेंट की 3 तरीके होते हैं, रेडिएशन, सर्जरी, कीमो, इसमें बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हॉस्पिटल में है। जैसे मैं रेडिएशन की जब मैं आपको बता रहा था, तो बहुत मोस्ट एडवांस मशीनें जैसे कि ट्रू बीम, टोमोथेरेपी, ये मशीनें हमारे पास हैं। सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी जैसी टेक्निक्स हमारे पास हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, और इसमें भी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी रखने के लिए, कि कीमोथेरेपी में जैसे बहुत लोगों को डर होता है कि उनके बाल चले जाते हैं, इस रिस्क को कम करने के लिए कूल कैप करके एक टेक्नोलॉजी होती है, ये भी गुजरात में सबसे पहले लाने वाले एचसीजी कैंसर सेंटर अहमदाबाद हमारा हॉस्पिटल ही था। तो ओवरऑल हम लोग पूरी एक टीम में काम करते हैं, जिसमें मेडिकल, रेडिएशन, सर्जिकल, ऑन्कोलॉजिस्ट के अलावा पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन पे भी हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रहता है कि पेशेंट को जब ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उनका डाइट, उनका न्यूट्रिशन, उनकी फिजियोथेरेपी, उनका साइकोलॉजिकल जो स्टेट है, ये सारी चीजें एड्रेस करने के लिए भी हमारे पास पूरी डेडिकेटेड टीम है। और ओवरऑल हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी ट्रीटमेंट काफी कन्वीनियंट जाए, ये सारी चीजों का हम पूरा ध्यान रखते हैं। डॉक्टर समीर बाथम, आप यहाँ पे स्टूडियो में उपस्थित रहे, बहुत अच्छी जानकारी रेडिएशन थेरेपी के बारे में आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, અમારી આ ખાસ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.